नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। बीजेपी ने जारी की राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट। उत्तराखंड से नरेश बंसल को मिला टिकट। 50 साल की सेवा का मिला इनाम। मुख्यमंत्री जांचेंगे मंत्रियों के विभागों का प्रदर्शन। 3.5 साल का रिपोर्ट कार्ड तलब। 29 अक्टूबर से शुरू होगी समीक्षा बैठकें। सीएम त्रिवेंद्र ने किया नैनी झील में जल गुणवत्ता आकलन प्रणाली का लोकार्पण। कहा सौंग जुमरानी बांध बनने से 125 करोड़ की बिजली बचेगी। नैनीताल में सीएम ने जुड़ा अस्पताल का किया निरीक्षण। अत्याधुनिक उपकरणों का किया शुभारंभ। यमुनोत्री में सीजन की पहली बर्फबारी। केदारनाथ में भी हुआ हिमपात। हुई कड़ाके की ठंड। प्रदेश में 2 नवंबर से शुरू होंगी 10वीं व 12वीं की कक्षाएं। अधिक छात्र आए तो 2 पालियों में चलेंगी कक्षाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एक दिवसीय दौरे पर नैनीताल पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिला चिकित्सालय बीडीपा में पहुंचकर 1 करोड़ 15 लाख से किए गए अत्याधुनिक उपकरणों, डिजिटल एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड, आईसीयू कक्ष सहित लांस के कैंटीन का शुभारंभ कर वर्चुअल व्यवस्था का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि नैनीताल के जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या को देखते हुए नैनीताल स्थित रामजय हॉस्पिटल को सभी सुविधाओं से सुसज्जित करने की परियोजना पर प्रोजेक्ट बनाकर पीपी मोड पर दिया जाएगा, ताकि स्थानीय लोगों सहित नैनीताल आने वाले पर्यटकों को बेहतर इलाज मिल सके। चले प्रियंका, ऐसे थैंक यू सर, थैंक यू। सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत निर्धारित कार्यक्रम के तहत सरोवर नगरी नैनीताल पहुंचे, जहां सीएम ने 1 करोड़ की लागत के नैनी झील की संरक्षण, पानी की गुणवत्ता और इसकी अंतर्जलीय संरचनाओं का परीक्षण व झील के पर्यावरण को अनुकूल बनाए रखने व नैनी झील के तलीय संरक्षण एवं जल गुणवत्ता का विश्लेषण के लिए लगाए गए रियल टाइम मॉनिटरिंग सेंसर्स एवं डिस्प्ले स्क्रीन का लोकार्पण किया। बता दें कि रियल टाइम मॉनिटरिंग के लगाए गए उपकरणों से पानी की शुद्धता एलईडी स्क्रीन एवं एसएमएस व ऐप द्वारा प्रसारित की जाएगी, जिसके माध्यम से स्थानीय लोगों सहित प्रशासन को 2400 घंटे झील के पानी की शुद्धता का पता चल सकेगा। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने नैनीताल में एसटीपी प्लांट लगाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए नैनीताल आने वाले पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए काठ गोदाम से नैनीताल में प्रस्तावित रोपवे को मंजूरी प्रदान करने की बात कही। पहला शहर और एक पहली झील है जिसमें आरटी। कांग्रेस प्रदेश के प्रभारी देवेंद्र यादव आगामी 27 अक्टूबर से उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। इस दौरान देवेंद्र यादव की अध्यक्षता में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हैदरेश, पूर्व सीएम हरीश रावत समेत अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कई मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। किन किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लिया, इसी को लेकर के न्यूज इंडिया संवाददाता अशोक कुमार ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह से खास बातचीत की। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे आज हम बातचीत करेंगे। सीधे चलते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, के न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल, कल से प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव जी 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। इस दौरान मुलाकात भी करेंगे, बैठकें भी रखी गई हैं, क्या कुछ रहने वाला? देखिए, हमारे जो प्रभारी हैं वो पहली मर्तबा उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी देहरादून में जो है आ रहे हैं और 3 दिन का उनका कार्यक्रम है। और इन 3 दिनों में वो ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर के जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है उनसे संवाद स्थापित करेंगे। और निश्चित रूप से लोग जो हमारे पदाधिकारी वो अपनी बात कहेंगे, उसके बाद जो है वो अपना मार्गदर्शन देने का काम करेंगे। और मैं समझता हूँ कि 2022 की जो चुनौती हमारे सामने है, इस पर हम कैसे पार पाएं, इसके लिए सब लोग जो है एक रोड मैप तय करेंगे। उस रोड मैप के अनुसार जो है हम चलेंगे। अध्यक्ष जी, इसके अलावा कल से भाजपा भी प्रदेशव्यापी मंडलों का प्रशिक्षण करने जा रही है। आप किस तरह से देखते हैं? सभी 20,000 कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण वो करेगी यहाँ पर, आप किस तरह से इसको देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना मामला है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं,
लेकिन आज जो प्रश्न पूछा जाएगा वो तो सत्ता में बैठे हुए लोगों से पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, कल मुख्यमंत्री जी भी कार्यक्रम में उपस्थित हुए, उन्होंने शुभारंभ किया। बात करें साथ में हरक सिंह रावत जी की, तो हमने ये सोचा था कि आमने सामना होगा, लेकिन कहीं ऐसा हरक सिंह रावत जी भी कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। देखिए, मुख्यमंत्री जी अभी तक जो है वो लोकतंत्र में नहीं जी रहे हैं, वो तो एक तानाशाह की तरह जो है कृत करने का काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए, बेसिक क्वालिफिकेशन इस लोकतंत्र में जो है विधायक होती है राज्य के अंदर, उन विधायकों में से मंत्री भी बनते हैं, मुख्यमंत्री भी बनते हैं, तो सब लोग समकक्ष होते हैं। कुछ लोगों को मौका मिलता है, कुछ को नहीं मिल पाता है। लेकिन जो व्यवहार मुख्यमंत्री का हम देख रहे हैं वो तो ऐसा समझ रहे हैं कि मेरे सिवाय दूसरे सब नगण्य है, और स्थिति ये है कि मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री में टकराव जो है बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है। कोई भी मंत्री जो है मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली से खुश नहीं है, सरकार और शासन में कोई समन्वय नहीं है। के न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी, जिन्होंने के न्यूज़ इंडिया से खास बातचीत की। कैमरा पर्सन लाइक एम के साथ मैं अशोक कुमार, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। भेरीनाग में आम आदमी पार्टी का एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के गनाई मंडल के ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र बोरा के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों को आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलैर ने सदस्यता दिलाई। और इस दौरान एसएस कलैर कहा कि प्रदेश को 20 वर्षों में भाजपा और कांग्रेस के द्वारा ठगने का काम किया गया है। जनता का कोई भी विकास 20 सालों में नहीं हुआ। स्थानीय स्तर पर भूमि का मालिकाना हक लोगों को नहीं मिल पाया। विकास प्राधिकरण को थोप दिया गया है। चौकोड़ी भाजपा के लोगों के घरों तक सड़क पहुंचाने के लिए लाखों की धनराशि खर्च की जा रही है और आम आदमी क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर शीघ्र ही सड़कों पर उतरे। पड़ेगी, ये चीजें हमारी सारी घोषणा पत्र में आई, जो आपके यहाँ अभिनंदन पड़ेगी, ये चीजें हमारी सारी घोषणा पत्र में आई। देख रहे हैं पिछले 20 सालों से जो इन दोनों पार्टियों में बदला बदलने की सरकार चल रही है, कभी मैं कभी तू। यहाँ पर जो उत्तराखंड राज्य की जब स्थापना हुई थी, जिन मुद्दों पर, जिन सपनों पर राज्य बना था, वो सारे मुद्दे गायब हो गए और भ्रष्टाचार ऐसे चरम सीमा पर पहुंच गया इस उत्तराखंड के अंतर्गत कि उसको हर कोई जानता है। ऐसा भ्रष्टाचार किसी और दूसरे राज्य में नहीं है। लगातार बढ़ रही महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डोईवाला में प्रदर्शन कर महंगाई पर काबू न पाने के लिए भाजपा की राज्य में केंद्र सरकार को दोषी बताते हुए सरकार का पुतला फूंककर अपना विरोध जताया। देखिए रिपोर्ट। त्योहार के चलते बाजार में आलू प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं, तो वहीं अन्य सब्जियां भी महंगी हो रही हैं तथा अन्य चीजों की भी महंगाई बढ़ रही है। लेकिन सरकार सब कुछ जानकर भी अनजान बनी हुई है। महंगाई से परेशान लोगों की परेशानी को देखते हुए कांग्रेस ने कहा, सरकार ने जो किसान बिल हाल ही में पास किया है, उसी के कारण यह महंगाई बढ़ रही है। लेकिन केंद्र सरकार सिर्फ लालाओं की जेब भरने का काम कर रही है और गरीब आदमी पर महंगाई की मार पड़ रही है। डोईवाला में कांग्रेस जिला अध्यक्ष गौरव चौधरी के नेतृत्व में तमाम कांग्रेसी नेताओं ने राज्य में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला फूंकते हुए सरकार से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की। आज महंगाई, चाहे वो दालें हो, प्याज हो या कोई भी ऐसी चीज़ जो एक घरेलू उपयोग में काम आती है, तो उनकी महंगाई लगातार, मैं समझता हूँ कि जब से ये किसान अध्यादेश बिल आया है तो उससे लगभग तिगनी होने को आ रही है और सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और सबसे बड़ा आज अफसोस इस बात का है, जो हम लोगों के बीच में बताना चाहेंगे कि जब किसान को बीज की आवश्यकता पड़ती है तो वो चीज़ महंगी होती है और जब किसान उस चीज़ की फसल तैयार करता है और बेचने के लिए जब जाता है तो वो चीज़ सस्ती होती है आज। और आने वाले टाइम में मैं समझता हूँ कि ये जो प्याज के दाम है ये 200 तक जाएंगे और हो सकता है उससे आगे भी जाएं। तो हर चीज़ का जो दाम है आज अनियंत्रित हो चुका है और ये सारी जो विफलता है वो केंद्र और राज्य सरकार की है। जहां प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार की नाकामी के कारण किसान पहले ही बदहाल था, लेकिन अब किसान बिल से किसान बर्बादी की कगार पर खड़ा हो गया है। डोईवाला से के न्यूज़ इंडिया के लिए राजकुमार अग्रवाल की रिपोर्ट।
उत्तराखंड सरकार की विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों को लेकर किए गए कार्यों का फीडबैक लेने और कार्यों की प्रगति जानने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद गांव जाने वाले हैं। सीएम ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य के सभी जिलों में कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के साथ बैठक और रात्रि विश्राम करने की योजना है, जिससे योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारियां ले जाएंगी। साथ ही राज्य के सभी जिलों में जाकर जनता का फीडबैक लेने और विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया जाएगा। नहीं, मैंने सभी जनपदों में एक शुरुआत की है, कार्यकर्ताओं के साथ बैठना, अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा करना और रात्रि विश्राम। तो तमाम तरह की बातें जो कई बार बैठकों में नहीं आ पाती हैं, तो जब हम अनौपचारिक रूप से लोग मिलने आते हैं तो कई बातें हमको बताते हैं। उसमें तमाम जो प्रबुद्ध किस्म के लोग हैं वो भी अपनी बात बताने आते हैं, तो उनसे सरकार को एक फीडबैक मिलता है। तो वो सारे काम इस दौरान हम कर रहे हैं। अभी मैं 3-4 जिलों में रुका हूँ। मैं सभी जिलों में मेरी योजना है, और फिर मेरी ये भी योजना है कि आगे चल करके कुछ गाँवों में जाकर भी मैं फील्ड में जाकर के भी उन गाँवों में जो योजनाएं दी गई हैं वो धरातल पर स्वयं उनका निरीक्षण करने और देखने में जाऊँगा। उत्तराखंड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद श्रम मंत्री हरक सिंह रावत शुक्रवार को पहली बार मीडिया के सामने आए। इस दौरान उन्होंने आगामी 2022 का विधानसभा चुनाव न लड़ने का ऐलान कर डाला। हरक सिंह रावत के इस बयान ने उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल का माहौल पैदा कर दिया है। मंत्री ने अपने इस फैसले को व्यक्तिगत निर्णय बताया है, लेकिन उनके इस फैसले पर विपक्ष ने चुटकी लेना शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट। 2022 में चुनाव एमएलए का। उत्तराखंड की सियासत में यूं तो कई नामी चेहरे शामिल हैं, लेकिन बात करें हरक सिंह रावत की तो उनकी एक अलग ही पहचान है। लेकिन हरक सिंह रावत ने मीडिया से बातचीत में अचानक चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया। अब उन्होंने बयान दिया है तो जाहिर सी बात है कि इसके पीछे जरूर कोई बड़ी वजह रही होगी। वहीं हरक सिंह रावत के इस बयान से भाजपा में उथल पुथल का दौर शुरू हो गया है, जिसको लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार का कहना है कि हरक सिंह रावत का निजी फैसला है। वे 2022 के चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने का निर्णय नहीं लिया है और न ही भाजपा का साथ छोड़ने के बारे में सोचा है। मैंने व्यक्तिगत रूप से निर्णय लिया कि मैं 2022 में चुनाव एमएलए का नहीं लड़ूंगा, और मैं पार्टी हाईकमान के सामने भी, मैंने महामंत्री संगठन अजय जी को भी और पार्टी हाईकमान के सभी लोगों को कहा है कि मैं पार्टी 2022 का चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। बात नाराजगी की नहीं है। उन्होंने ये कहा कि नई पीढ़ी को भी स्थान देना मिलना चाहिए, इसलिए मैं नहीं लड़ूंगा। अब ये कह दिया उन्होंने, लेकिन साथ में पीछे ये कहा कि मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं, जो भी पार्टी निर्देश करेगी वो करूंगा। अब पार्टी से अभी बात नहीं हुई है, न तो मुझसे हुई, न मुख्यमंत्री जी से हुई, न संगठन मंत्री जी से हुई। अब बात होगी तो विषय समझ में आएगा। कोई ऐसी कोई बात होगी जिसके कारण कोई नाराजगी की बात हो तो फिर उसको समझ लिया जाएगा। भाजपा 2022 के चुनाव की तैयारी में जुटी है। हरक सिंह रावत ने अपनी अब तक की सियासी पारी में जिस भी विधानसभा से ताल ठोकी उसे ही अपना बना लिया। हरक के चुनाव नहीं लड़ने के ऐलान से कितना फर्क पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बात करें विपक्ष की तो हरक सिंह रावत के इस बयान से साफ तौर पर विपक्ष चुटकी लेता नजर आ रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हरक सिंह रावत के इस बयान को ज्यादा संवेदनशीलता के साथ नहीं लेना चाहिए। पार्टी का कहना है अगर हरक सिंह रावत का राजनीति से इतना ही मन उठ गया है तो उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए। ये पॉलिटिक्स में बयानबाजी चलती रहती है, हम भी तो बयान दे रहे हैं। अगर कोई घटना होती है तो उसमें घटना पे प्रतिक्रिया अपने अपने हिसाब से होती है, अपने अपने हिसाब से आदमी प्रतिक्रिया देता है। तो प्रतिक्रिया इंदिरा जी की हो, मेरी प्रतिक्रिया तो ये है कि जो सज्जन कह रहे हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा 2022 में, उन सज्जन ने गंगा जल हाथ में लेके कसम भी तो खाई थी कि धारी देवी की कसम, गंगा मैया की कसम, मुख्यमंत्री की शपथ लूंगा, नहीं तो शपथ ही नहीं लूंगा, और उसके बाद शपथ ली कि नहीं ली। हरक सिंह रावत के इस बयान ने उत्तराखंड की राजनीति में जहां घमासान का माहौल पैदा कर दिया है, तो वहीं प्रदेश में लगातार पैर जमाने की कवायद में जुटी आम आदमी पार्टी ने भी
इस पर अपनी बयानबाजी शुरू कर दी है। आपका कहना है कि हरक सिंह रावत सियासत के माहिर खिलाड़ी हैं, ऐसे में वह इतनी आसानी से और यूं ही चुनाव न लड़ने का ऐलान कैसे कर सकते हैं। हालांकि असल बात के लिए कुछ दिन का इंतजार और करना होगा, लेकिन इतना तय है कि हरक के जाने के बाद भाजपा सरकार को बड़ा झटका लगने वाला है। देखिए, ऐसा है कि बीजेपी का जो अंदरूनी कलह है उसकी अब परतें खुलने लगी हैं। जिस प्रकार बीजेपी में मुख्यमंत्री और विधायकों और मंत्रियों में आपस में समन्वय नहीं है, वो साफ दिखाई दे रहा है। अभी पूर्व में बीजेपी के एक मंत्री को पद से हटाया गया है, जिसके चलते वो नाराज हैं, और इस नाराजगी के चलते उन्होंने आज ये कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी की अंदरूनी कलह को साफ दिखाई दे रही है। हरक सिंह रावत के बयान को लेकर तर्क वितर्क का दौर चलने लगा है और बयानबाजी सामने आने लगी है। अब देखना यह है कि हरक सिंह रावत के इस बयान के बाद विपक्ष और क्या रणनीति तैयार करता है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग पंचकेदार शीतकालीन गद्देस्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में भगवान केदारनाथ और द्वितीय केदार मदमहेश्वर के कपाट बंद होने की तिथि और समय घोषित कर दी गई है। वेद पार्टी हकूकदारी एवं देवस्थानम बोर्ड के अधिकारियों की मौजूदगी में ये घोषणा की गई, जबकि तृतीय केदार के नाम से विख्यात भगवान तुंगनाथ के कपाट बंद होने की तिथि शीतकालीन गद्देस्थल मार्कंडेय तीर्थ मक्कू मठ में वेद पाठियों द्वारा पंचांग गणना के अनुसार घोषित की गई। 16 नवंबर को बंद होंगे भगवान केदारनाथ के कपाट। प्रातः 8:30 पर किए जाएंगे कपाट बंद। भगवान मदमहेश्वर के कपाट 19 नवंबर को होंगे बंद। सुबह 7:30 में किए जाएंगे कपाट बंद। तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट 4 नवंबर को होंगे बंद। शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में की गई घोषणा। केदारनाथ और मदमहेश्वर के कपाट बंद होने की घोषणा। हर साल विजयादशमी के पर्व पर भगवान केदारनाथ, द्वितीय केदार मदमहेश्वर व तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट बंद होने की तिथि और समय निर्धारित की जाती है। वेद पाठी, हकूकधारी और देवस्थानम बोर्ड के अधिकारी व कर्मचारियों की मौजूदगी में लगनानुसार यह तय किया जाता है। आज विजयादशमी के पावन पर्व पर भगवान केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में कपाट बंद होने की तिथि और समय निर्धारित की गई। भगवान केदारनाथ के कपाट 16 नवंबर को भैया दूज के पर्व पर प्रातः 8:30 पर श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे। डोली प्रथम रात्रि प्रवास के लिए रामपुर पहुंचेगी और डोली का दूसरा रात्रि प्रवास गुप्त काशी में होगी। 18 नवंबर को डोली शीतकालीन गद्दी स्थल पहुंचेगी। यहां पर पहले से मौजूद भक्त डोली का स्वागत करेंगे। द्वितीय केदार भगवान मदमहेश्वर के कपाट 19 नवंबर को कपाट प्रातः 7:30 पर बंद कर दिए जाएंगे। डोली प्रथम रात्रि प्रवास गोंडार में होगा। 20 को डोली रांसी, 21 को गिरिया और 22 को डोली ऊखीमठ पहुंचेगी और उसी दिन एक दिवसीय मेले का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष भगवान केदारनाथ जी के कपाट शीतकाल के लिए 16 नवंबर को बंद किए जा रहे हैं। भगवान जी की अब उत्सव चल विग्रह डोली अपने प्रथम पड़ाव में पहले रामपुर आएगी और द्वितीय पड़ाव में भगवान जी की उत्सव डोली गुप्त काशी और तृतीय पड़ाव में भगवान जी की उत्सव डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में विराजमान होंगी। इसी तरह भगवान अपने सभी भक्तों को आशीष देते हुए यहाँ पे अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखीमठ में विराजमान होंगे। इससे पहले यह मेला 3 दिवसीय हुआ करता था, मगर इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण मेले को 1 दिवसीय किया गया है। तृतीय केदार के नाम से विख्यात
भगवान तुंगनाथ के कपाट बंद होने की तिथि शीतकालीन गद्दी स्थल मार्केंडीय तीर्थ मक्खू मठ में वेद पाठियों द्वारा पंचांग गणना के अनुसार घोषित की गई। भगवान तुंगनाथ के कपाट 4 नवंबर 11:30 पर आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। बाबा के धाम केदारनाथ में ड्यूटी देने से अधिकारी कतरा रहे हैं और बार बार मेडिकल लेकर घर पर छुट्टियां काट रहे हैं। ऐसे में अब जिलाधिकारी वंदना सिंह द्वारा कड़ा रुख अपनाते हुए ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही। देखिए रिपोर्ट। केदारनाथ में ड्यूटी से बच रहे अधिकारी, मेडिकल लेकर घर में काट रहे छुट्टियां। 2 माह से मेडिकल पर है उप जिलाधिकारी ऊखीमठ। ड्यूटी लगते ही मेडिकल लेकर घर चले गए एसडीएम। डीएम ने एसडीएम की मेडिकल की जांच के दिए आदेश। शासन से की केदारनाथ में स्थायी एसडीएम की मांग। बाबा के धाम केदारनाथ में ड्यूटी देने से अधिकारी कतरा रहे हैं और बार बार मेडिकल लेकर घर पर छुट्टियां काट रहे हैं। ऐसे में अब जिलाधिकारी वंदना सिंह द्वारा कड़ा रुख अपनाते हुए ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। मेडिकल लेकर छुट्टियां काट रहे अधिकारियों के मेडिकल की जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने वाले पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बता दें, केदारनाथ जैसे विषम परिस्थितियों वाले क्षेत्र में अधिकारी ड्यूटी देने से इनकार तो नहीं कर रहे, लेकिन जाने को भी तैयार नहीं है। ऐसे में वे ड्यूटी लगने पर मेडिकल लेकर छुट्टी पर जा रहे हैं और ड्यूटी से बचने के लिए बार बार मेडिकल ले रहे हैं। उप जिलाधिकारी ऊखीमठ वरुण अग्रवाल सितंबर प्रथम सप्ताह में मेडिकल लेकर घर चले गए थे। तब से लेकर अब तक वे अपनी ड्यूटी पर नहीं आए हैं और बार बार मेडिकल लेकर छुट्टियां काट रहे हैं। उनकी अनुपस्थिति के कारण जहां तहसील ऊखीमठ में कार्य नहीं हो पा रहा है, वहीं केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों में भी देरी हो रही है। 2 माह से एसडीएम गायब है, जिस कारण तहसील में फाइलों की ढेर लगी हुई है। स्थानीय जनता इतनी परेशान है कि कई बार उप जिलाधिकारी के स्थानांतरण की मांग कर चुकी है, मगर शासन प्रशासन की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। ऊखीमठ के उप जिलाधिकारी के द्वारा सितंबर फर्स्ट वीक में निजी कारणों से 5 दिवस का अवकाश लिया गया था, जो उनको स्वीकृत किया गया था। उसके पश्चात विभिन्न अलग अलग तिथियों पर उनके 3 चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि डॉक्टर की सलाह पर उनको टाइफाइड होने की वजह से बेड रेस्ट के लिए रेकमेंड डॉक्टर ने किया है, इसकी उन्हें अनुमति दी जाए। उनके मेडिकल बोर्ड की ओपिनियन के लिए सीएमओ को हमारे द्वारा प्रेषित किया गया है। साथ ही यात्रा और केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों के महत्व को देखते हुए शासन से एक पूर्णकालिक एसडीएम की नियुक्ति के लिए अनुरोध किया गया है। बता दें कि बीते वर्ष जून माह में केदारनाथ में तैनात एसडीएम गौरव चटवाल ने त्याग पत्र दे दिया था। तब पूरे प्रदेश में हंगामा हो गया था। वहीं इस मामले में डीएम वंदना ने कहा कि एसडीएम की मेडिकलों की सीएमओ की जांच के लिए भेज दिया गया है और शासन से केदारनाथ के लिए स्थायी एसडीएम की मांग की गई है। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। आत्मनिर्भर भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है, जिसे अब गांव के युवा भी साकार करने में लगे हैं। डोईवाला विधानसभा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की विधानसभा है। इससे अब सीएम भी चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों की खेल प्रतिभा को उचित मंच मिले, जिससे कि राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 5 नए खेल मैदान को स्वीकृति दी है। तो वहीं पीएम और सीएम की सोच को आगे बढ़ाने का काम किया है। शिमलास ग्रांड गांव के युवा उद्यमी आशा सिंह ने न केवल खेल मैदान तैयार किया, बल्कि क्षेत्र की प्रतिभाओं को उभार कर उन्हें निखारने के लिए क्रिकेट एकेडमी भी तैयार की। देखिए रिपोर्ट। क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं और क्रिकेट की प्रतिभाओं को मंच देने के साथ ही उन्हें निखार कर पंख लगाने की कोशिश शिमलास ग्रांड गांव के युवा उद्यमी आशा सिंह ने की है। सरकार के प्रतिनिधि के रूप में खेल मैदान और क्रिकेट एकेडमी का शुभारंभ करने पहुंचे करण बोरा ने आशा सिंह के प्रयास को मील का पत्थर बताते हुए कहा
कि आशा सिंह ने बिना किसी सरकारी मदद के जिस तरह क्षेत्र की खेल और क्रिकेट प्रतिभाओं को तराशने और मंच देने के लिए स्टेडियम और एकेडमी बनाई है, उसका लाभ क्षेत्र के साथ राज्य को भी मिलने वाला है। इसका उद्घाटन वन पंचायत सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष करण सिंह बोरा ने किया। आज इस तरह से क्रिकेट युवाओं में सर चढ़कर बोल रहा है, उसे देखते हुए आशा है कि सिमलास ग्रांट गांव का ये खेल मैदान और क्रिकेट एकेडमी जिले और राज्य की नई प्रतिभावान खिलाड़ी देखेंगी। वे आत्मनिर्भर भारत की दिशा देते हुए खेल मैदान और क्रिकेट एकेडमी के लिए अपनी कीमती जमीन खेल और खिलाड़ियों के नाम करते हुए युवा उद्यमी आशा सिंह ने कहा, सर आत्मनिर्भर भारत जो है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जी हैं, उन्होंने एक मुहिम चलाई है कि आत्मनिर्भर भारत बनना है, और उसी मुहिम के तहत हम लोग इस कार्य में लगे हैं कि ये जो हमने आज ये क्रिकेट ग्राउंड और स्टेडियम बनाया है, इसका मेन मोटो यही है कि आत्मनिर्भर भारत बनना है, और हम इसमें प्राथमिकता ला रहे हैं अपने स्तर से, और इसको और बड़े स्तर पर लेके जाने की हमारा प्रयास है कि यहाँ पर जितनी भी प्रतिभाएं हैं हमारे ग्रामीण में, जो जिनको वो चीज़ें नहीं मिल पा रही थी, जो अपना टैलेंट दिखा सके या अगले पायदान पे पहुंच सके, तो ये एक ऐसा मंच है, ये एक ऐसा स्टेज, एक ऐसा सेटअप हमने तैयार किया है जहां से आत्मनिर्भर भारत बनने का एक सपना हमारा पूरा सकता है, जो कि पीएम साहब ने दिया है। उधर क्रिकेट के साथ अन्य कई खेलों में रुचि रखने वाले खिलाड़ियों ने कहा, सर देखा जाए तो एकेडमी बहुत बड़ी है, आसपास में जो लोग हैं मुझे लगता है कि उनको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ पर खेल के, तो डेफिनेटली इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। सो बहुत बढ़िया एकेडमी, बहुत बड़ा ग्राउंड है, पहली बार मैंने मतलब इस एरिया में लग नहीं रहा था लोकल में कि ऐसी कोई एकेडमी खुलेगी, तो बहुत अच्छा लगा है एकेडमी देख के। सिमलाश ग्रांट गांव में खेल मैदान के साथ क्रिकेट एकेडमी का शुभारंभ करते हुए राज्य मंत्री करण बोरा ने कहा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना की है, उसको साकार करने के लिए हमारे एक युवा साथी आशा सिंह ने ये प्रयास किया है, और बहुत अच्छा प्रयास है, जिससे मैं समझता हूँ कि यहाँ पे इन्होंने एक बहुत कीमती ज़मीन बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी तैयारियों के लिए दी है। इसके लिए मैं विशेष रूप से अस्मित क्रिकेट एकेडमी और आशा सिंह का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं कि जो आपने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा जो आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना की थी, उसको साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खेल और खिलाड़ियों को मैदान के साथ अगर एकेडमी की सौगात मिल जाए तो खिलाड़ी अपने खेल को निखारने के साथ ही राज्य और देश के लिए कुछ कर गुजर जाएंगे। इसलिए शिमला एस गांव का खेल मैदान और क्रिकेट एकेडमी गांव की खेल प्रतिभाओं के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। के न्यूज़ इंडिया के लिए डोईवाला से राजकुमार अग्रवाल की खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें,
कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे।